थैंक यू सो मच। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं थ्रू दिस मीडिया एंड थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू फेसबुक, मैं सबको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे एक्सपीरियंसेस को आप सुनना चाह रहे हैं। अभी अभी डॉक्टर साहब मेरे बारे में बता रहे थे कि मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस के अंदर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को इंक्लूड करता हूँ। इसके पीछे एक मेजर रीजन है, और रीजन ये है कि मैं खुद डिप्रेशन के थ्रू गुजरा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने साइकेट्री की चुनना है, साइकेट्री की प्रैक्टिस करनी है। और थ्रू आउट माई लाइफ मैं इन ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को समझता आया। पिछले 20-22 सालों से मैं इन्हें समझ रहा हूँ और अपनी बॉडी पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, वो उनको मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना एक इम्पॉर्टेंट हम सबका फर्ज है। मेरा खास करके, क्योंकि मैं इसके थ्रू गुजरा था और इसीलिए मैंने वेरियस थेरेपीज को सीखा। अब जो मैंने थेरेपीज को सीखा वही ही मैं अपने पेशेंट्स में पास ऑन करता हूँ। आज जो हम थेरेपी की बात करेंगे वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। लेकिन उससे पहले जो मैंने सीखा था वो 2005 में योग और प्राणायाम सीखा था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को सीखा और मैंने अपने पेशेंट्स को भी सिखाया और मैंने पाया कि डिप्रेशन में उसका एक अच्छा रोल है। इसके बाद मैंने जो है हिप्नोसिस को सीखा। मैंने अपने पेशेंट्स में हिप्नोसिस को अप्लाई किया और मैंने पाया कि बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को और इमोशनल पेन को हम हिप्नोसिस के द्वारा हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर नेचुरली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मेरी लाइफ में आया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम यह एहसास होने लगा कि जो भगवत गीता में कहा गया है कि मैं और आप और हम सब जितने सुन रहे हैं, हम सब इस बॉडी में इमॉर्टल बीइंग्स हैं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और यहाँ पर एक मॉर्टल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो हमारी बॉडी है ये मॉर्टल है और हम इमॉर्टल बीइंग्स हैं। तो जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखा, उससे मुझे लॉ ऑफ कर्म समझ में आया और कैसे पास्ट लाइफ से हम फियर्स, फोबियाज, डिसीजेस, डिसऑर्डर्स एज वेल एज स्ट्रेंथ्स करंट लाइफ में लेकर आते हैं। शायद ये मेरी कोई पास्ट लाइफ की स्ट्रेंथ ही रही होगी कि जो मैंने इस लाइफ में अपने मेडिकल में और वो भी एलोपैथिक प्रैक्टिस में इन सब चीजों को सीखने का प्रयत्न किया। इसके बाद मैंने सीखा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मैंने 2013 ऑनवर्ड्स अप्लाई करना शुरू किया एंड माय गॉड व्हाट अ टेक्निक इट इज। एक बार मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने पाया कि आज तक भी, इनफैक्ट आज सुबह तक भी और अब थोड़ी देर पहले तक भी मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ और इसके बेनिफिट्स गेन कर रहा हूँ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर मोमेंट्स हम अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विल दैट बी ओके जसवीर मैम? हेलो, Yes, sir. so are you listening to me? Yes, sir. Perfect. My mic was off. I was not. Yes, Okay, sir. okay. So I'm sharing my screen. Absolutely. In the screen, I am sharing this. So the topic for today is just. So the topic for today is थोड़ा सा मुझे इसको, मैं सेवी नहीं हूँ, कंप्यूटर सेवी इतना, तो मैं इसको थोड़ा just hold on again. So I do it again. हाँ, all right. So is it visible, EFT for depression and anxiety? Yes, sir. But you'll have to make it big screen, you know, like it's, okay. This is a. So I have to make it a big screen. So just hold on. आप सर इसको ओपन करिए पहले। Okay, okay.
I'm sorry for this delay. Okay, just hold on. I take help of my daughter here. So बस यहीं से ओपन हो जाना सर। यहाँ से मैंने इसे ओपन किया, लेकिन ओपन करने के बाद I don't know how to make it bigger screen. ओके Okay, so I am taking help of my daughter here. Just wait for a while. Okay, just wait. No issues, sir. मैं तब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो अपने इमोशन फ्रीडम Yes, का जो sir. आपके ऊपर इम्पैक्ट है। This is what I was saying, that depression and anxiety was anxiety. I was such an anxious person earlier, like हर चीज के लिए इतना ज़्यादा anxious हो जाना. But yes, with all these techniques, after meditation, when we started EFT, when we read, as I said, Dawson Church की हमने तब starting में करी थी. As sir said, it did give miraculous results. Suddenly you feel all that depression and all that anxiety and fear oozing out of your body, as if it is just flowing out. So you can actually feel that. So you managed? Just I'm managing it, right? Okay. So no doubt, though all doctors over here, I would just address to them that you use these techniques along with your other treatments. It is not a replacement. It is actually like a catalyst. It will make your other treatments work faster and show results. So that is the beauty of using any of these modalities along with your other treatments. Yes, sir. Yes, sir. It's okay now. Yeah. Okay, it's okay now. Is it Yes, full sir. screen now? Yes, sir. It's okay. Sir, you can please continue now. Okay. So EFT for depression and anxiety. So let me share with you my experiences at my OPD. So every day I reach my OPD at around 9 o'clock. So I am happy to share कि हम लोग वहाँ पर साइकोलॉजी के इंटर्न्स को और जो साइकेट्री में पोस्टेड इंटर्न्स हैं MBBS की तरफ से, हम उनकी 1 घंटे की शुरुआत में क्लास लेते हैं 9 to 10, और वहां पर जनरली हम कोई ना कोई केस डिस्कस करते हैं, और मैं हेल्प आउट करता हूं जो यंगर जनरेशन है, जो नए थेरेपिस्ट बन रहे हैं, उनको मैं हेल्प आउट करता हूं ये मोडालिटीज सीखने में और केस डिस्कशंस के द्वारा। तो मैंने ये पाया है कि हमारी ओपीडी के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल और सब्सटेंस यूज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के केसेस होते हैं। और अमंग मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं वो कॉमन मेंटल इलनेसेस के पेशेंट आते हैं। अब कॉमन मेंटल इलनेस से मेरा ये मतलब है कि दीज पेशेंट्स आर आइदर पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स or of anxiety disorders. These are around 70 to 75% of total patient population. इसके अलावा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हेडेक, that is also seen very frequently in our OPD. Right. So इस कॉमन मेंटल इलनेस को समझने के लिए अभी हम स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को सबसे पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो है अक्सर स्ट्रेसर्स के द्वारा हमें स्ट्रेस हो जाता है। जब वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर्स, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन आ जाए, एग्जामिनेशन में लॉस हो जाए, जॉब लॉस हो जाए, कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई डेथ हो जाए या कोई डिसीज हो जाए, तो इस तरीके के जो स्ट्रेसर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स या फिर इंटरनल स्ट्रेसर्स, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, जैसे कि इंटरनली हमें किसी तरीके के फियर्स और फोबियाज अंदर से महसूस हो रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस होता है, इस तरीके की जो स्ट्रेसर्स होते हैं, वो दे लीड टू स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन अवर बॉडी। स्ट्रेस रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स का ये मतलब है
कि ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं या इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं, दे आर परसीव्ड एज अ थ्रेटफुल स्टिमुलाई हियर, यहाँ पर। और यहाँ पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और लिम्बिक एक्सिस होती है, और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और कॉर्टिकल एक्सिस होती है। वहां से एड्रेनोकॉर्टिकल ACTH हार्मोन रिलीज होता है। ये ACTH हार्मोन जो है हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड में जाकर वहां से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये इन्हीं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का रिजल्ट होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग होती है उस समय लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाती है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो हमारे ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में, वो फास्ट प्रेशर से फ्लो करने लग जाता है। हमारी विजन टनल हो जाती है ना, हम हाईली फोकस्ड हो जाते हैं। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होने लग जाता है, और हमें स्वेटिंग होने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, यही रिस्पॉन्स अक्सर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, खास करके पैनिक डिसऑर्डर्स में, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस में, फियर्स और फोबियाज में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज में। अब मैं लगभग हर पेशेंट में ऐसा देखता हूं, द मोमेंट दे वॉक इन, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वो हमें बोल रहे होते हैं, वो होती है कि हमें घबराहट होती है, या फिर हमें होल पड़ती है। अब जो ये होल पड़ना है या घबराहट होना है, ये एक तरीके का इंटरनल एंजाइटी है। और इसके अंदर एक्टिवेट क्या हुआ है, इसके अंदर एक्टिवेट ये हमारा ये वाला प्रोसीजर एक्टिवेट हुआ है, ये वाला स्टेप एक्टिवेट हुआ, राइट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हेलो, आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. Perfect. परफेक्ट, ओके ओके ओके। सो लेट मी कंटिन्यू फर्दर। अगर इसी को हम और ध्यान से देखें तो हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है एक्यूट स्ट्रेस के अंदर। अब ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा है कि हमारी बॉडी को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स डाला गया है। एक जैसे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक एप्लीकेशन है जो कि उस समय एक्टिवेट होती है जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रेस है, चाहे वो इंटरनल स्ट्रेस है। तो उन दोनों उस सिचुएशन में या तो हम स्ट्रेस से फाइट करेंगे या फिर हम स्ट्रेस से भागने की कोशिश करेंगे। दोनों ही सूरत में क्या होगा कि देयर इज अ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एट दैट मोमेंट, जिसकी वजह से कैटेकोलामिन्स ज्यादा पैदा होंगे, जिसकी वजह से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इनिशियली इंप्रूव होगी। या तो हम फाइट करेंगे या हम फ्लाइट करेंगे। तो होगा क्या, एकदम से बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, हमारी पेरिफेरल विजन रिड्यूस हो जाएगी, और हमारी टनल विजन हो जाएगी। टनल विजन का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उस पर हम हाईली फोकस्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ जो ब्लड फ्लो है वो मसल्स की, लार्ज मसल्स की ग्रुप में, हाथों में और टांगों में आना शुरू होगा। हाथों में तब जब हमने हाथों से लड़ना है, और टांगों में तब जब हमने भागना है, फ्लाइट करना है तब। सो एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कॉर्टिसोल्स वगैरह। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज एनर्जी मेटाबॉलिज्म। उस समय हमें एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब किसी से फाइट कर रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया है या नहीं किया है, उस समय हमारी एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी जो कि चाहे ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में शायद सारा दिन में हमारी यूज ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ डाइजेशन स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें एक्चुअली बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये है कि हमारी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, हमारी शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ताकि हम फाइट कर सकें या भाग सकें, हमारी इंक्रीज्ड एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस हो जाएगी, हाइटेंड एबिलिटी टू फोकस हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन ब्रेन को बढ़ जाएगा, हमारी जो ब्रीदिंग है वो फास्टर और डीपर हो जाएगी, और हमारे जो बॉडी और माइंड है वो हाइपर अलर्ट स्टेट में आ जाएगा। तो एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारी बॉडी और माइंड हाइपर अलर्ट स्टेट में है। इसके अलावा अदर रिस्पॉन्सेज होते हैं, पर्सपायरेशन, मसल टेंशन फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है, सलाइवा प्रोडक्शन रिलीज डिक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो टू स्किन सरफेस इज डाइवर्टेड टू द लार्ज मसल ग्रुप्स, और बॉडी एक्सट्रीमिटीज कैन चेंज टेम्परेचर।
ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि करंट लाइफ में कि लाइफ बनी ऐसी गई है कि रोज 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 एक्यूट स्ट्रेस के सीवियर मतलब सेवरल एपिसोड्स होते हैं। तो ये जो रोज रोज का स्ट्रेस होना है ये क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, सो इफ यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, it can actually become overwhelming and it can affect both at a physical level as well as the emotional level, and it can contribute to depression, which is a type of mood disorder. and जिन लोगों को डिप्रेशन है तो उसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स वैसे ही ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो ये मतलब एक विशियस लूप बन जाता है, राइट। अब हम देखते हैं जो हमारे पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उनमें अक्सर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो मेरे पेशेंट्स आते हैं उनके साथ ये अक्सर सिम्टम्स शेयर करता हूं और उनको भी साइको एजुकेट करता हूं कि देखो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं जो आप नहीं बता रहे हैं हमें या नहीं बता पा रहे हैं। तो एक तो यह है कि फीलिंग सैड or having crying spells or irritability or feeling of helplessness on most part of the day for more than 2 weeks. They should be present for more than 2 weeks. Second, reduced sense of self-worth. That means worthlessness की feeling पैदा होना. तीसरा, loss of interest in otherwise routine pleasurable activities. For example, पहले मान लीजिए आपको क्रिकेट में बहुत शौक था, मूवीज देखने का बहुत शौक था, शॉपिंग का बहुत शौक था, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने का बहुत शौक था, लेकिन जब हमारे पेशेंट आते हैं तो वो बताते हैं कि आजकल हमारा मन नहीं लगता। जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं या आने वाले समय में आगे इस वीडियो को सुनेंगे तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम अक्सर देखने को मिलता है। देन देयर इज इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीपिंग। या तो नींद जो है वो टूट टूट के आती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होने लगती है या फिर नींद आने में देरी होने लगती है। इसके अलावा दीज पेशेंट्स हैव डाइजेस्टिव इश्यूज, इनको भूख कम लगती है, खाना खाते हैं तो वो पेट के ऊपर रखा रहता है। ऐसा हमें पेशेंट आकर बताते हैं कि हमारे ऊपर वाले हिस्से में खाना रखा रहता है, पचता नहीं है। देन देयर आर फिजिकल बॉडी पेन्स, कि बहुत लोगों को सिर दर्द होने लगता है, बाइटेम्पोरल हेडेक होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगती है, लेग्स पेन होने लगती है, बैक एक होने लगती है, तो इस तरीके के बॉडी एक्स होने लगते हैं। देन देयर आर चेंजेस इन वेट और एपेटाइट। तो जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, यानी कि 2 वीक से ज्यादा है हमें डिप्रेशन, तो हमारा वेट लॉस होने लगता है। ये एक बहुत रैपिड वेट का कारण लॉस का कारण बनता है डिप्रेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स, देयर इज अ ट्रबल इन फोकसिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। इसलिए जब स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th एंड देन दे आर डूइंग ग्रेजुएशन, तो जब वो डिप्रेशन में है तो वो देखते हैं कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अटेंशन और कंसंट्रेशन पुअर होने लगती है, जिस वजह से वो एक ही पेज पर, जैसे वो बुक पढ़ रहे हैं तो एक ही पेज पर लंबे ड्यूरेशन तक बैठे रहते हैं और वो चीज भी उन्हें समझ नहीं आती है, राइट। इसी तरीके से जो हाउसवाइफ्स हमारे पास आती हैं वो बताती हैं कि हमें डिसीजन बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, डिसीजन लेने में। इसके अलावा रेस्टलेसनेस फील होती है, यानी कि जो चेस्ट वाला एरिया है वहां पर रेस्टलेसनेस फील होती है। दैट देयर इज अ पेसिमिज्म। हम ना, ऐसे लगता है कि हमें नेगेटिव थिंकिंग होती जा रही है, हर चीज में हम पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं। हमें पहले ही लगने लग जाता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम इसी कारण बहुत लिमिटेड होने लग जाते हैं और एक तरीके से सोशल विड्रॉल होने लग जाता है, हम आउटगोइंग नहीं रह जाते हैं और धीरे 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 हम डिप्रेशन में डाउनवर्ड फॉल करने लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ में, हमारा ग्राफ डिक्रीज होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है और कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स या डेथ विशेस आने लगती हैं। सो राइट फ्रेंड्स, ये है सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन पेशेंट्स को एक्चुअली मैनेज कैसे करते हैं।
तो डॉक्टर गगनप्रीत, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पेशेंट हमारे पास वॉक इन करता है तो हमारे पास एक पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग परफॉर्मा होता है। तो हम सबसे पहले उनकी चीफ कंप्लेंट्स नोट करते हैं, उसके बाद हम उनकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री को नोट करते हैं, यानी कि उनका होम टाउन कहाँ का है, वो कहाँ के हैं, उनका बर्थ कब का है, वो कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। उसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि वो कितने एजुकेटेड हैं, उनके फादर क्या करते हैं, उनकी मदर क्या करती हैं, उनका एजुकेशन लेवल कितना है। उसके बाद हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि वो जॉब क्या कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं या वो मतलब अपना करियर बना चुके हैं, क्या वो अपने जॉब में आ चुके हैं। उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि क्या वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो क्या उनकी मैरिज में वो एडजस्टमेंट प्रॉपर हुई है, क्या, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये उनका एक बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड समझने के बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये होता है कि इस पूरी लाइफ में आप कब तक अपनी लाइफ में स्टेबल थे और कब से आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होने लगी है। जो फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं वो साथ साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें कि ये सब आपके बारे में जानकर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कब तक स्टेबल थे, कब तक आपकी लाइफ स्मूथ चल रही थी और कब से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आनी शुरू हो गई, चाहे वो फिजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हुआ, बीमारियां आनी शुरू हुई, चाहे वो मेंटल डिस्ट्रेस आनी शुरू हुई। जब पेशेंट मेरे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करता है तो उसे समझ में आने लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ वेंट रॉन्ग, वेयर वेंट रॉन्ग एंड हाउ इट लेड टू माय करंट situations in life and how it led टू माय करंट मेंटल स्टेट। ये हमें मेंटल स्टेट समझने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, जब हमने उनकी मेंटल स्टेट समझ ली होती है तो फिर हम बोलते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं, जो आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिम्टम्स जो हैं आपकी बीमारी के कारण, जो आपकी जो ये डिटीरियोरेशन हो रहा है, क्या उसके कारण ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो पेशेंट एक एक कोरिलेशन बनाता है कि जो मुझे करंट सिम्टम्स हैं और जो मेरी लाइफ है के सर्कमस्टेंसेस है उसमें आपस में क्या कोरिलेशन बैठ रहा है। तो इस तरीके से हमारा डायग्नोसिस बनना शुरू होता है। फ्रेंड्स, ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एज वेल एज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जहां पर डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों हैं, दोनों के सिम्टम्स हैं, तो उस सारे जो ये सारे तीनों चारों कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं, उसमें हमें बिल्कुल कोरिलेशन बनाने को मिलता है कि मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस जो हैं, मेरी लाइफ का जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से आज मेरी ये फिजिकल और मेंटल हालत हो चुकी है। ऐसा पेशेंट रिलेट कर पाता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ। यस्टरडे आई वाज इन माय ओपीडी। एक 32 ईयर मेल मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मुझे हेडेक है और उनको रेफर किया गया मेडिसिन से मेरे पास में। तो अब हमने हेडेक का रूट कॉज आइडेंटिफाई करना था और तो मैंने उनसे जानकारी लेनी शुरू करी। तो मुझे पता चला कि वो 32 इयर्स या 33 इयर्स की एज के हैं और वो चंडीगढ़ में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं और वो 5 ब्रदर्स सिस्टर्स हैं टोटल और वो सबसे एल्डेस्ट। और मुझे पता चला कि बड़ी यंग एज में उनकी फैमिली में कुछ ट्रबल्स थी, जॉइंट फैमिली थी, जिसमें उनकी मदर के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं होता था। एज अ एल्डेस्ट सन वो ये सब देखते आ रहे थे और जिस वजह से अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और उन्होंने प्लान बनाया था कि मैं अपनी वाइफ के साथ इस तरीके का कभी भी नहीं होने दूंगा जब मेरी मैरिड लाइफ आएगी। तो जब वो आगे बढ़े और उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर डूइंग देन ही डिड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग हिज ओन कोचिंग सेंटर। वहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हुए जब वो वेल सेटल्ड हो गए तो उनकी मैरिज का प्लान बना। लगभग 27-28 साल की उम्र में उन्होंने मैरिज की। मैरिज को 5 या 6 वर्ष हो गए हैं। उनका एक बच्चा है। अभी क्या प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई कि शुरुआत में लगभग 1 साल तक तो मैरिड लाइफ ठीक चली।
लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ की और उनके फादर की, यानी कि वाइफ और उनके ससुर की आपस में एडजस्टमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही है। और क्योंकि उनके फादर टोका टाकी करते थे, तो वाइफ को बहुत ट्रबल रहने लगी। इसी कारण से वाइफ अपने घर भी चली गई। अब ये बीच में एक तरीके से सैंडविच होकर पिस जाते थे। इन्होंने कभी भी मेरा जो क्लाइंट है, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि भई जैसा मेरी मदर का हाल हुआ है, मैं अपनी वाइफ का ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर फाइनली थक हार के इन्होंने जो है घर बदल लिया, यानी कि अपने घर से सेपरेट हो गए और अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। अब इन्होंने देखा कि वाइफ के साथ भी आपस में कोप अप करने में, एडजस्ट करने में कुछ इश्यूज आने लगे। अभी रिसेंटली कुछ वाइफ के साथ बहुत ज्यादा ट्रबल हुई, जिसके कारण वाइफ अपने घर गई और उस समय से इनके ऊपर ससुराल वाले प्रेशर डाल रहे हैं। इस प्रेशर की वजह से नाउ ही इज सीइंग दैट ही इज रिमेनिंग सैड ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, एंड देन he has reduced sense of self-worth, and then he is losing interest in activities. He is also having insomnia, and he is also having headache. Appetite changes भी हैं, irritability भी है, negative thinking भी आ रही है, pessimism भी है, restlessness भी है। तो फ्रेंड, इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि देखो कितना ब्यूटीफुल कोरिलेशन बना हमारा। अब आगे समझते हैं कि इस केस में हमें करना क्या है। अभी जो मैंने देखा जो हमारे और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने पाया कि मैक्सिमम जो साइकेट्रिस्ट हैं वो ऐसी सिचुएशन में डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करके एंड दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड दे रेफर दिस पेशेंट फॉर काउंसलिंग। वेयर एज मैंने ये कोशिश की कि मैंने खुद ही ऐसे पेशेंट्स को काउंसिल करना है। तो ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट टूल मैंने आइडेंटिफाई किया वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आइए अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ यूनिक, रिवोल्यूशनरी alternative treatment for physical pain and emotional distress. It is also referred to as tapping or psychological acupressure. It is a unique combination of traditional Chinese healing method. ये चाइनीज हीलिंग मेथड कौन सा है? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट स्टिमुलेशन विद मॉडरेट कॉग्निटिव थेरेपीज। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के ऊपर काफी रिसर्च हुई है। दिस इज रिसर्च इन मोर देन 10 कंट्रीज बाय मोर देन 60 इन्वेस्टिगेटर्स whose results have been published in more than 20 peer-reviewed journals. Australian research has found EFT good for obesity and food craving and also for smoking. Its efficacy has also been, ये आगे थोड़ा टाइप नहीं, efficacy has also been found in anxiety disorders, depressive disorders, post-traumatic stress disorders, as well as stress-related disorders. In our OPD, we are using optimal EFT. Sometimes it is known as prayer and EFT. This is involving the unseen therapist or higher consciousness which is present in all of us. तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने जो अपनी नॉलेज ऑफ योग और प्राणायाम की नॉलेज जो थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से जो मुझे नॉलेज प्राप्त हो रही थी, और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से डॉक्टर गगनप्रीत आपको बता के मुझे खुशी है कि इसी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स ग्रुप में हमारे एक डॉक्टर हैं जो 2 बार यहाँ पर लेक्चर दे चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुनीता कपूर। तो डॉक्टर सुनीता कपूर जो है वो एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आई विल कॉल इट एज अ सौभाग्य, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे यह थेरेपी, यह एक्यूपंक्चर सीखने का। मैंने 1 साल तक उनके साथ एक्यूपंक्चर सीखा, और एक्यूपंक्चर सीखने से मुझे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में ज्यादा बेटर पता चला, और मुझे पता चला कि एक्यूपंक्चर से हम पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी जो वो एक्यूपंक्चर की नॉलेज थी, मेरी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की नॉलेज थी, और मेरी जो साइकेट्री की तरफ से, साइकोलॉजी की तरफ से जो मेरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की नॉलेज थी, इन तीनों को कंबाइन करके ऑप्टिमल ईएफटी बनती है। ऑप्टिमल ईएफटी को हम ये बोल सकते हैं कि प्रेयर एंड ईएफटी। तो प्रेयर और ईएफटी में हम क्या करते हैं कि हम इन्वोक करते हैं, हमारे अंदर अनसीन थेरेपिस्ट, हम सबके अंदर परमात्मा की शक्ति है,
हायर कॉन्शियसनेस है। तो our clinical experience with thousands of clients have now shown that we can invoke the innate healing potential by doing prayer, tapping as well as talking. Tapping, talking और writing से हम अपनी लाइफ में यह पावर को इन्वोक कर सकते हैं, जो जनरली हम मेडिटेशन के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये हम हाउ टू यूज टैपिंग, हम टैपिंग करते कैसे हैं। ये सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया, जो कल मेरे पास पेशेंट आए और उन्होंने बताया हेडेक, तो उन्होंने जो डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी पेशेंट और मैं मिलके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उससे हमें ये पता चला कि प्रॉब्लम ये थी कि जब उन्होंने अपनी मदर को हरास होते हुए देखा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी वाइफ के साथ ये हरासमेंट नहीं होना चाहिए। जब उनकी वाइफ इस जॉइंट फैमिली में आई, तो उन्हें लगा कि उसके फादर ने फिर हरासमेंट शुरू किया, जैसे उनकी मदर की हरासमेंट हुई थी वैसे ही उनकी वाइफ की हरासमेंट शुरू हुई। इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ का साथ देना ठीक समझा और वो इस घर को छोड़कर और सेपरेट रहने लगे। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने अपने घर को, पेरेंट्स को छोड़कर और सेपरेट रहना है। अब जब यहाँ सेपरेट रहने लगे, तो उन्होंने पाया कि कुछ अपने और वाइफ के बीच में डिफरेंसेस की वजह से अभी दोबारा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आने लगी है। अब जब वाइफ इन लॉज के घर गई है, तो इन लॉज के प्रेशर की वजह से ही स्टार्टेड रिमेनिंग सैड, इरिटेबल, एज वेल एज ही स्टार्टेड फीलिंग हेडेक। अब वो हेडेक का हमारे पास इलाज कराने आए और उनके मन में डर ये था कि ये हेडेक में मेरे ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ गई हो, जैसा सुनने में आया है कि जैसा पेशेंट सुनता है इधर उधर से कि मुझे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करवा के देख लेना चाहिए कि मुझे हेडेक क्यों हो रहा है। तो हमने अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो घरेलू हालत है, जिसकी वजह से उन्हें इन लॉज की तरफ से प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से उन्हें हेडेक फील हो रहा है। तो हमने what we did was identify your problem, हमने ये स्टेप किया। So it can be a feeling or it can be a thought or it can be a belief or it can be a physical sensation. इनके केस में जो ये प्रॉब्लम है वो बनेगी it is a physical sensation due to underlying emotional distress. तो ये है स्टेप 1। स्टेप 2, rate your level of distress out of 10। मैंने जब उस पेशेंट से पूछा कि आप बताइए कि आप आउट ऑफ 10 जब हेडेक होता है तो किस लेवल का आप महसूस करते हैं, तो ही रिस्पॉन्डेड टू मी कि ऑन सेवरल ओकेजन इट सीम्स 10 on 10, बट ऑन अदर ओकेजन्स इट इज परहैप्स 6 on 10 और 7 on 10, राइट। अब इसमें स्टेप नंबर 3 आता है, स्टेट योर प्रॉब्लम आउट लाउड। ये state your problem out loud with this sentence called as the setup statement while tapping with 2 fingers on the side of the hand point, and you have to say it 3 times। अगर फ्रेंड्स आप मुझे वीडियो में भी देख पा रहे हैं तो मैं आपको ये शो करके दिखाना चाहूंगा। आप मुझे प्लीज बताइए कि आप क्या मुझे वीडियो में देख पा रहे हैं। सर आप एक बार ये स्क्रीन ऑफ करके आप फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे, वो बेटर Okay. रहेगा मुझे लगता है। ओके, मैं ये स्क्रीन को ऑफ Yes, करके sir. अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेप नंबर 1 जो है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, और कल जो हमने केस किया उस एग्जांपल से हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया अपने फ्रेंड के अंदर या अपने क्लाइंट के अंदर। नंबर 2 है हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हाउ मच दैट प्रॉब्लम इज बॉदरिंग। सो ही सेड कि ऑन सेवरल ओकेजन इट इज 10 on 10 एंड ऑन अदर ओकेजन इट इज 6 on 10, राइट। स्टेप नंबर 3 में अब हमारा एक्शन वाला पार्ट आ गया। एक्शन वाले पार्ट में हमने एक सेटअप स्टेटमेंट बनानी है, और सेटअप स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ये होगा कि इंग्लिश में ऐसा रहेगा, इवन दो आई एम हैविंग दिस हेडेक बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग इमोशनल इश्यूज। हिंदी या पंजाबी में वो ये बोलेगा कि हालांकि मुझे रह रह के सिर दर्द उठ पड़ता है,
जब जब मुझे इन लॉज की तरफ से स्ट्रेस आता है या वाइफ की तरफ से स्ट्रेस आता है, या इस सारी सिचुएशन जो मैं पिछले 5 सालों से फेस कर रहा हूं, उसकी सिचुएशन के कारण जो मुझे हेडेक फील हो रहा है, ये पहला पार्ट हो गया उस स्टेटमेंट का। सेकंड पार्ट में उसने अपना ही थेरेपिस्ट बनकर अपने आप को ये बोलना है कि डिस्पाइट दिस आई वांट टू हील माई सेल्फ। जब वो ये बोल रहा है तो वो साथ साथ फ्रेंड्स टैपिंग भी करेगा। यहां से टैपिंग शुरू होगा, राइट हैंड की 2 फिंगर से इस पॉइंट पर ऐसे टैपिंग करते हुए वो बोलेगा कि हालांकि मुझे रह रह के सिर दर्द होता है, कभी कभी तो ये 10 on 10 हो जाता है, कभी कभी ये 6 out of 10 होता है। 10 on 10 तब होता है जब मुझे ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, जब मैं इमोशनल ओवरवेल्म हो जाता हूँ। 6 on 10 तब होता है जब मैं कम इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होता हूँ। ये उसने अभी एक स्टेटमेंट बोली। अब वो अपना हीलर बनके सेकंड पार्ट में बोलेगा कि डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू रिलैक्स माई सेल्फ and I would like to overcome my headache and I would like to accept myself। ये जो सेकंड पार्ट है, इसको वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा इन ऑर्डर टू, इसके पीछे इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि इन ऑर्डर टू हील हिमसेल्फ। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि हालांकि मुझे कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, वो सिर दर्द कभी कभी 10 on 10 होता है जब मैं इमोशनली ज्यादा ओवरवेल्म होता हूँ या इमोशनल ज्यादा स्ट्रेस महसूस करता हूँ, जब मुझे ज्यादा प्रेशर फील होता है। कभी कभी ये 6 on 10 होता है या 7 on 10 होता है। इसके बावजूद भी आज मैं अपने हेडेक को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है इस स्टेटमेंट को बोलते हुए। तो यही स्टेटमेंट उसने 3 टाइम्स बोलना है दोबारा से। अब वो 3 टाइम्स इसलिए बोलता है क्योंकि ऐसा बोलकर वो अपने इमोशंस में ट्यून इन होगा पेशेंट। दोबारा से मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिए कि 3 टाइम्स क्लासिकल ईएफटी में इसलिए रिपीट करना है बिकॉज ऐसा बोलते हुए आप अपने इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर ट्यून इन हो जाएंगे। जब आप ट्यून इन हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी लिम्बिक सिस्टम के स्टिमुलेट होने से बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर सेंसेशन फील होने लगी हैं जो उस मोमेंट में फील होती है। फॉर एग्जांपल, आपको हेडेक था तो वो हेडेक उभर कर आने लगेगा, राइट? अब हम नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं, हमने इस ईएफटी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और जहां वो सेंसेशन आती है, जैसे मान लीजिए वो सेंसेशन यहां आ रही है, तो आप यहां टैप करना शुरू करेंगे कि आई एम फीलिंग दिस हेडेक राइट नाउ। जब मैं इस सारी सिचुएशन को रिमाइंड कर रहा हूं या बोल रहा हूं तो मुझे हेडेक यहां फील हो रहा है। डिस्पाइट दिस आई वांट टू वर्क ऑन इट, आई वांट टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड आई वांट टू हील माई सेल्फ। अंदर ही अंदर मैं उसके इमोशनल डिस्ट्रेस रीजन में जा रहा हूं, राइट? हो सकता है मैं इमोशनल रीजन डिस्ट्रेस में जाते हुए ये महसूस करूं कि जब जब मुझे प्रेशराइज किया जाता है तो मेरे अंदर बहुत एंगर आता है, तो फिर मैं ऐसा बोलना लगूंगा कि दिस हेडेक इज बिकॉज ऑफ एंगर, दिस हेडेक इज बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस हेडेक इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड एंगर, दिस हेडेक इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड टेंशन, डिस्पाइट दिस आई एम विलिंग टू ओवरकम इट, राइट? तो हम इसको 3 बार यहां पर बोलेंगे। अब ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ट्यून इन कर लिया प्रॉब्लम को, हमने बोल लिया, बोलने के बाद हमारी बॉडी में वो उभर कर आ गया। अब हम स्टेप नंबर 4 पर पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 4 पर बाकी जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हमने 2 फिंगर्स पर टैप करते हुए एक शॉर्ट रिमाइंड करने वाला फ्रेज बोलना है। ये शॉर्ट रिमाइंड फ्रेज क्या है कि मैं बोलूंगा इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से या इमोशनल एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से होने वाला हेडेक, एंगर 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 की वजह से होने वाला हेडेक। अब अगला एक्यूपंक्चर पॉइंट है या एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये, एंगर की वजह से होने वाला हेडेक, 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 हेडेक एंड टॉप ऑफ द हेड हेडेक।
ये हमने 7-8 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को टैपिंग करते हुए अपनी प्रॉब्लम को बोलना है। अब जब ये राउंड 1 होगा, ये राउंड 1 होता है, तो राउंड 1 के बाद हमने अपने आप को रीअसेस करना है। वो रीअसेस का मतलब है कि हम आराम से शांति से बैठेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और अपनी बॉडी में उस हेडेक को दोबारा से फील करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये पाया है फ्रेंड्स कि अगर हमने अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से ट्यून इन कर लिया तो इसी एक राउंड में, चाहे वो राउंड 5 मिनट्स का रहा हो, चाहे वो राउंड 8 मिनट्स का रहा हो, चाहे वो राउंड 2 मिनट्स का रहा हो, इसी एक राउंड में हमारा बहुत सारा इमोशनल बैगेज रिलीज हो जाता है। अब ये बड़ा मिरेकुलस सा है। मैं बड़ा सोचा करता था कि ये रिलीज कैसे होता है, हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। तो मैंने पाया कि नंबर 1 है, पहला स्टेप है ट्यून इन करना। जब हम अपने इमोशंस को ट्यून इन करते हैं तो हम अवॉइड करने की बजाय, इमोशंस को अवॉइड डिनायल करने की बजाय हम उनको ट्यून इन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम टैप कर रहे हैं वेरियस एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे, तो मेरी एक्यूपंक्चर की नॉलेज ने मुझे बताया कि अगर हम एक्यूपंक्चर पॉइंट को सही तरीके से दबाएं या नीडल लगाएं तो इमीडिएटली डिस्ट्रेस रिलीज होता है। फ्रेंड्स, इतना मतलब मैंने ये पाया कि इतनी फास्ट तो इंजेक्शन वर्क नहीं करता, इतनी फास्ट तो टैबलेट वर्क नहीं करती, जितनी फास्ट एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर अगर सही एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगा दिया जाए नीडल, या साइकोलॉजिकल एक्यूपंक्चर यानी ईएफटी में सही इमोशनल इश्यू पर टैप कर दिया जाए तो एकदम से डिस्ट्रेस रिलीज हो जाता है। समटाइम्स आप 6 महीने से डिस्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, समटाइम्स आप 5 ईयर से डिस्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, समटाइम्स आप 2 डेज से डिस्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। अगर आपने आपने ट्यून इन कर लिया अपनी प्रॉब्लम को, आपने फील कर लिया अपनी प्रॉब्लम को और सही तरीके से ये टैपिंग का होल प्रोसेस कर लिया, तो हो सकता है कि 50% ऑफ द बैगेज रिलीजेस इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। अब हम आते हैं, ये था स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को मैं दोबारा से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं शॉर्ट रिमाइंडर फ्रेज। शॉर्ट रिमाइंडर फ्रेज हम यहां से शुरू करते हैं, 2 फिंगर से टैप करते हुए हम अपने आप को बोलते हैं, दिस पेन ड्यू टू दिस डिस्ट्रेस, this pain due to this emotional problem, this pain due to this emotional problem, this pain due to this emotional problem, ऐसे जैसे मैंने हेडेक का एग्जांपल दिया था, राइट। और ये सारे प्रेशर पॉइंट्स को हमने टैप करते हुए और पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में हमें अपने आप को रीअसेस करना होता है कि कितना मैंने डिस्ट्रेस रिलीज कर लिया है। कभी कभी हो सकता है हमें आउट ऑफ 10 हमने 2 पॉइंट्स रिलीज किया होता है, जैसे वो मेरे पेशेंट ने बताया था कि 10 on 10 है या कभी कभी 6 on 10 है। तो जब मैंने एक राउंड करवाया तो उस पेशेंट का 6 या 7 आउट ऑफ 10 पर आ गया। अब हम जो है रिमेनिंग जो स्ट्रेस है अंदर उसको रिलीज कराएंगे। तो रिमेनिंग स्ट्रेस के लिए हम फिर से EFT स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे कि I can feel that my stress is releasing, but still it is within me to a level of 6 or 7 out of 10। जितना भी हमारे अंदर है हम उसको एग्जैक्ट बोलेंगे कि अभी some of it is still remaining in me. Despite this, I am willing to overcome it. I am willing to overcome this headache. I am willing to overcome this emotional distress, and I am willing to let go this emotional distress। आप अपनी लैंग्वेज में बोल लेंगे कि मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूँ। सो फिर आप इसको 3 बार बोलिए। 3 बार बोलने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए और बोलिए कि ये जो बचा हुआ डिस्ट्रेस है, 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 बचा हुआ डिस्ट्रेस, बचा हुआ डिस्ट्रेस। जब आप ये दोबारा बोल लेंगे तो आप पाएंगे कि डेफिनेटली अगर आपने पूरा ट्यून इन करके किया है, पूरी श्रद्धा से किया है, सिंसियरिटी से किया है, तो 50% जितना और रिलीज हो जाएगा। जैसे कि मेरे पेशेंट के अंदर हम राउंड 2 में जो है वो 4 और 5 आउट ऑफ 10 पर पहुंचे। अब हमने लास्ट वाला जो है उसको भी रिलीज करना है। तो हम बोलेंगे कि हाफ ऑफ इट हैज गॉन बट हाफ ऑफ इट इज स्टिल रिमेनिंग, परहैप्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि मैं इस ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स क्या लूं अपने वाइफ के अगेंस्ट या अपने इन लॉज के अगेंस्ट। जब वो मुझे प्रेशराइज करते हैं तो मैंने उससे बुलवाया कि, और उसने ये कंप्लीट की लाइन
कि अभी ये जो डिस्ट्रेस बचा हुआ है तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि भाई मैं जब ऐसी सिचुएशन में आ जाऊं तो मैं उन्हें क्या बोलूं, कैसे इस चीज को हैंडल करूं। डिस्पाइट दिस आई एम विलिंग टू हील माई सेल्फ, डिस्पाइट दिस आई एम विलिंग टू ओवरकम माई प्रॉब्लम। सो अगला पॉइंट है दिस रिमेनिंग डिस्ट्रेस बिकॉज मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं अपने इन लॉज को कैसे डील करूं, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं कैसे डील करूं, इसलिए डिस्ट्रेस है, इसलिए डिस्ट्रेस है, इसलिए डिस्ट्रेस है, इसलिए डिस्ट्रेस है, इसीलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस है, इसलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस है, इसलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस है, इसलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस है, इसलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस है और इसलिए रिमेनिंग डिस्ट्रेस। जब हम ये राउंड करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 2 आउट ऑफ 10, कल वाले पेशेंट में मैंने पाया कि 2 आउट ऑफ 10 वो डिस्ट्रेस रह गया। तो फ्रेंड्स इस सारे के सारे प्रोसेस को करने में हमें लगभग 25 से 30 मिनट्स लगे और इन 25 और 30 मिनट्स में मेरे पेशेंट ने पाया कि वो सिग्निफिकेंटली रिलैक्स हो गया है। अब क्योंकि मैं ये थेरेपी अपने पेशेंट्स में रेगुलर कर रहा हूं और पेशेंट्स फॉलोअप में आते हैं, तो फॉलोअप में मैंने अक्सर पाया है कि पेशेंट पहले के मुकाबले में रिलैक्स होता है। ये नहीं कि उसकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, लेकिन वो पहले के मुकाबले में रिलैक्स होता है। जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक रिड्यूस हो चुकी होती है। जनरली उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हेडेक है, जो 10 on 10 था, वो उतना हेडेक नहीं रहता है। जो तो मेरे पेशेंट्स सिंसियरिटी से इस टेक्निक को रेगुलर करते हैं, वो ये पाते हैं कि एवरी डे दे आर रिलीजिंग द स्ट्रेस and thereby they are feeling better and better every day. But जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, जो आप मुझे सुन रहे हैं और जो फ्यूचर में सुनेंगे, आप ये पाएंगे कि हमें बहुत सारी अच्छी टेक्निक सीखने को मिलती हैं और कई बार हम उसे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस EFT की नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं अपने फ्रेंड्स से कि EFT रेगुलर करनी चाहिए। क्योंकि मैंने इसे अपनी लाइफ में अपनाया और मैंने इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं और मेरे अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें। ये एक सेल्फ हेल्प टेक्निक है, इजी है, सिंपल है, आप कहीं भी किसी भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप दवाइयों से बच जाते हैं। ऐसा नहीं कि दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, पर आपको कम बीमार होंगे। आपको ये एक बहुत अच्छे टूल के रूप में उभर कर आएगा, एक मिलेगा अगर आप इसको सिंसियरिटी से करेंगे। ये कहकर डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहाँ आज विराम दे रहा हूं